नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। वो दौर वाकई गजब था। उस दौर में जनता ने सपने पाल लिए थे। उस दौर में दरअसल राजनेताओं से मोहभंग हो चला था। उस दौर में संसद भी टिक नहीं पा रही थी, जन आंदोलन खड़ा हो रहा था। उस दौर का जिक्र आज किया जाए या ना किया जाए, इस बात का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वाकई जिन स्थितियों के बीच जनता ने जो संघर्ष किया था, वो संघर्ष की मुनादी आज लगती है पोपली साबित हो रही है। इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? पहले स्क्रीन पर देखिए 3 तस्वीरें। केजरीवाल के शुरुआती मंत्रिमंडल में आधा साफ हो चले। जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री विवाद में गए, असीम अहमद खान भ्रष्टाचार के आरोप में, और अब संदीप कुमार सेक्स स्कैंडल में इनकी कुर्सी चली गई। हालांकि इसके तुरंत बाद जैसे ही ये गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जो ट्वीट आपके ऊपर दिखाई दे रहा है कि इस तरह की स्थितियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इसीलिए हमने कैबिनेट से तुरंत प्रभाव से निकाल दिया है। लेकिन सवाल इन 3 चेहरे का नहीं है। इन 3 चेहरों को कौन पहचानता है? यकीनन इन 3 चेहरों को लेकर दिल्ली की राजनीति नहीं बल्कि मोहल्ला के भीतर भी घुसिएगा तो फिर उसमें बड़ा मुश्किल पड़ेगा इन चेहरों के आसरे। क्या वाकई 2015 से पहले पूछा जाए कि ये कौन है तो कोई जानता होगा? हर जहन में ये सवाल, तो चेहरा तो एक ही था और उन सब के पीछे आंदोलन भी एक ही था। उस आंदोलन ने वाकई सपने जगाए थे। तो आइए जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं दस्तक में दिल्ली कहां से चले थे, कहां आ गए आप। गीत ना गाइए आज। ये दौर ऐसा है जिसमें बहुत सारी स्थितियों में बहुत सारे सवाल हर जहन में गूंज रहे होंगे। शुरुआत पहली रिपोर्ट से। असीम अहमद खान भ्रष्टाचार में फंसे तो कुर्सी गई। जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री में फंसे तो कुर्सी गई। और अब संदीप कुमार सेक्स स्कैंडल में फंसे तो कुर्सी गई। तो सवाल यह नहीं कि जो भ्रष्ट, फर्जी या स्कैंडल में लिप्त पाया गया, अरविंद केजरीवाल ने उसे मंत्री पद से हटा दिया। सवाल तो यह है कि जिन आदर्शों के साथ आम आदमी पार्टी बनी, जिस सोच के साथ राजनीति में आई, जो उम्मीद जनता ने बांधी, वह सब इतनी जल्दी कैसे और क्यों मटिया मेट होने लगी? आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है। भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देश की राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का दम्भ भरने वाली आम आदमी पार्टी अपने आंतरिक अंतर्विरोध, भ्रष्टाचार और अवमूल्यन से परेशान है। दिल्ली के लोगों से एक विनम्रता से सवाल पूछना है कि दिल्ली के लोग विचार करें कि उनके दावों पर विश्वास करके उन्होंने उनको ऐतिहासिक बहुमत दिया था 70 में 67, और परफॉर्मेंस क्या है ये तो हम सबके सामने है। तो तर्क जो भी गढ़े जाएं, आरोप जो भी लगाए जाएं, सवाल 3 है। आम आदमी पार्टी में जो चेहरे जुड़े, क्या वो वाकई संघर्ष करते हुए निकले, या फिर अन्ना के आंदोलन और राजनीति से होते मोहभंग की स्थिति में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी का विकल्प चुना? उस वक्त चेहरा अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन केजरीवाल के पीछे जो चेहरे विधायक बनते चले गए, उसमें किसी ने उन चेहरों को नहीं देखा। जो चेहरे मंत्री बन गए, किसी ने उन चेहरों को नहीं समझा। वो ईमानदारी या व्यवस्था बदलने की सोच लेकर राजनीति में नहीं कूदे, बल्कि देश में एक हवा बही और उस हवा में मौका परस्ती के साथ ऐसे चेहरे आम आदमी पार्टी में जुड़ गए। तो कोई विधायक बन गया तो कोई मंत्री। तो क्या केजरीवाल इन हालातों को समझ नहीं पाए, या फिर वो ऐसे लोगों की फौज को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते थे? क्योंकि वैचारिक तौर पर कहें या बौद्धिक तौर पर, कोई प्रतिबद्धता समाज के साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों की भीड़ में होगी, ये एक सवाल है। तो क्या जनता के सामने अब एक ऐसी शून्यता आ गई है जहां राजनीतिक सत्ता से उसका मोहभंग हो चला है? क्योंकि हालात राजनीतिक सत्ता के साथ सुलझ सकते हैं, ये सवाल लगातार अनसुलझा है। सत्ता बदलती है लेकिन हालात कहीं ज्यादा बदतर और क्यों होते चले जाते हैं? तो क्या ये सारे हालात एक बार फिर उसी दिशा में देश को ढकेल रहे हैं जिसमें विकल्प की सोची ना जाए और राजनीति और सियासत इतनी भ्रष्ट और फर्जी और सेक्स स्कैंडल में फंसती दिखाई दे कि उसे लगे कि उसके सपने ही खत्म हो चले हैं, जिसे 5 बरस पहले अन्ना आंदोलन के जरिए देखा गया था।
और मुश्किल तो यही है कि राजनीति का मतलब अगर सिर्फ चुनाव जीतना है तो आप कहीं भी चुनाव जीतते चले जाइए, सत्ता आपके पास आती चली जाइएगा और उसके बाद आप भोग विलास में डूब जाएंगे। ये हालात दिल्ली में एक राजनीतिक शून्यता के बाद बने थे कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखकर कौन कह सकता है कि वाकई संघर्ष के बाद राजनीतिक समझ के साथ इस तरीके से जब आप विधायक बनते हैं, जनता की नुमाइंदगी करते हैं और उसके बाद आपको मंत्री बनाया जाता है, वह भी कौन सा मंत्रिमंडल आपको दिया गया, यह भी स्थिति आपके सामने है। बाल महिला विकास मंत्रालय आपके पास है और एक नहीं कई महिलाओं के साथ जिस तरीके से आपके तस्वीरें निकल कर आती है वो चौंकाती नहीं है, बल्कि इस दौर की एक सबसे बड़ी त्रासदी यही चली है कि इन दौर में क्या राजनीति उस दिशा में जा रही है, क्योंकि राजनीति किस जगह से निकली, कैसे निकली। हम इस तस्वीरों से आगे आपको लिए चलते हैं कि दरअसल याद कीजिए 2011-12 का दौर, देश में एक अलग मूड था, एक अलग मूवमेंट थी। जिस तरीके से रामलीला मैदान में अन्ना हजारे बैठे थे, जाहिर है नारों की गूंज, तिरंगों का लहराना, इन सब के बीच सवाल यही, क्या देश, राष्ट्रवाद, राजनीतिक समझ, व्यवस्था परिवर्तन का नारा, सारी चीजें सिर्फ पोपली साबित होंगी। दरअसल सबसे बड़ी मुश्किल राजनीतिक सत्ता के सामने यही हो चली है कि किन चेहरों के आसरे वो आगे बढ़ती है। बौद्धिक क्षमता, राजनीतिक अनुभव, लोगों से सरोकार और समझ का दायरा है या नहीं है। इसलिए ये सवाल उठा कि अन्ना के आंदोलन में महात्मा गांधी के 3-4 शब्दों को जुबान पे ला दिया गया तो लगा वाकई इस देश में गांधीवादी सोच आ गई। लेकिन सवाल दूसरा यह भी था कि जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी उससे लोगों के भीतर आक्रोश था, गुस्सा था, इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन की आवाज थी। किस रूप में, कैसे ये परिस्थितियों ने स्थितियां बदल दी और एक के बाद एक जो तस्वीर निकल कर आई वह भी केजरीवाल मंत्रिमंडल के भीतर से, वो एक राजनीतिक शून्यता का एक नया दायरा है। और आज जिक्र इस बात का हम दिल्ली को लेकर कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के इतिहास को टटोलिए, मौजूदा वक्त को टटोलिए, इन दोनों के बीच जब खड़े हो जाइएगा तो कई स्थितियां आपके सामने आएंगी। मसलन आज हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली के उस इतिहास में जिसमें दिल्ली एक वक्त इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। दिल्ली की हस्ती मुहस्सर कई हंगामों पर थी। किला, चांदनी चौक, हर रोजा बाजार, मस्जिदे जामा का, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का। ये 5 बातें अब नहीं तो फिर कहो दिल्ली कहां। जी, मैं दिल्ली हूं, हिंदुस्तान का दिल। इतिहास के झरोखे में मैंने महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ से मुगलिया सल्तनत के दौर में कई बार खुद को उजड़ते और बसते देखा। अंग्रेजों ने कलकत्ता छोड़ 105 बरस पहले मुझे ही राजधानी माना तो मैंने भी मान लिया अब मेरी छांव में ही हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाएगी। लेकिन 1947 में आजादी की खुशी से कहीं ज्यादा विभाजन के दंश को मैंने ही झेला। लेकिन अतीत के धूप छांव के हर दौर में मुझे पता रहा कि मेरा माली है कौन। चाहे दिल्ली को कभी दौलताबाद ले जाया गया या फिर कभी ब्रिटिश लाव लश्कर के साथ कलकत्ता से उठकर दिल्ली चले आए, हर दौर में मुझे पता था मेरा माली है कौन। मैंने सत्ता की ताकत खूब देखी, देश के अंधियारे के बीच दिल्ली की चकमक खूब देखी है। राष्ट्रकवि दिनकर भी जब दिल्ली पहुंचे, संसद में पहुंचे तो दिल्ली पहुंचकर खूब लिखा, भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में। दिल्ली में तो है खूब ज्योति की चहल पहल, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। लेकिन यह किसे पता था, हिंदुस्तान का दिल होकर भी, चकाचौंध में नहाए होने के बावजूद भी, आकूत ताकत समेटे दिल्ली ही एक दिन बेदिल हो जाएगी। उजाले में अंधेरा दिखाई देगा और अंधियारे को दूर कैसे किया जाए इसके लिए सियासत देखनी पड़ेगी। क्योंकि दिल्ली का मालिक हो कौन, इस पर झंझट झंझाल कुछ इस तरह बढ़ेगा कि निगाहों में सिर्फ और सिर्फ चेहरे होंगे जो बदलते चले जाएंगे और हर चेहरा कटघरे में होगा। सिर्फ चेहरे ही नहीं बल्कि हमाम में तो सारे संस्थान एक सरीखे निकलेंगे
और कभी पानी को लेकर तो कभी बिजली को लेकर और कभी झटके में आई एक बरसात में बागबान को इस तरह डूबता देख हर कोई एक सरीखा वाकई लगेगा। दिन के उजाले में बरसात तले अंधेरी रात हो जाएगी और हर माली अपना पल्ला झाड़ कहेगा मैं जिम्मेदार नहीं। और अमेरिका से आए मंत्री महोदय भी जब 2.5 घंटे देर से IIT पहुंचेंगे तो छात्रों से पूछेंगे आप कैसे आए, नाव से? जी, ये दिल्ली है। You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you. तो बदहाली या त्रासदी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक मंत्री फंस जाए, और बदहाली और त्रासदी का मतलब यह भी नहीं कि मंत्री अगर फंसा है तो यह कह के बच सकता है कि दरअसल हालात तो वाकई नाजुक हैं। नाजुक हालातों में ही जनता अपने नुमाइंदे को चुनती है, बहुत सारी उम्मीदें बांधती है और उम्मीदों को बांधने के साथ उसको लगता है इसके सरोकार आदर्श से जुड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और डिप्टी सीएम निकल कर आए सफाई देने के लिए। जरा सफाई सुनिए। कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इन उसूलों पर कायम है। आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा, पहले एक मंत्री को रिश्वत लेने के आरोप में रिश्वत लेने की बात सामने आई थी, उनको तुरंत हटा दिया गया बिना देरी किए हुए। अभी हमारे पंजाब के कन्वीनर के पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत हटा दिया गया। और इसके बाद में आज अभी कुछ देर पहले एक मंत्री की सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे आम आदमी पार्टी काम करती है और यही डिफरेंस है आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में कि आम आदमी पार्टी के अंदर करप्शन को लेके, क्राइम को लेके या इस तरह की चीजों को लेके एकदम जीरो टॉलरेंस है। और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज एक मंत्री को हटाया है, 67 MLAs हैं। जो भी कोई इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाएगा या पार्टी के किसी पद पर बैठ के पाया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो। दरअसल ये कहकर कैसे बचा जा सकता है कि जो अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या कोई भी मंत्री विधायक कैसा भी हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनसीआरबी ने कल ही तो डाटा जारी किया है और जिसमें बताया है कि दिल्ली में 2000 से ज्यादा बलात्कार 2015 में हो गए। तो 2015 लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए था, वो नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 6000 लोगों ने बलात्कार किया होगा, 6000 महिलाओं के साथ वहां पर रेप की घटनाएं हुई हैं जो थानों तक पहुंची है। ये वह डाटा है। ये स्थितियों के बीच अगर देश उलझा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो सोचिए सामाजिक अवमूल्यन किस तेजी के साथ हो रहा है। और राजनीतिक सत्ता चाहे बदलती चली जाए, लेकिन राजनीतिक सत्ता के आश्रय आप किस उम्मीद और किस आश्रय चलेंगे? याद कीजिए रामलीला मैदान, शपथ ग्रहण समारोह, क्या उम्मीद थी, क्या आस्था, क्या हंगामा था, किस तरह के लोगों की मौजूदगी थी और क्या क्या नहीं कहा जा रहा था और कौन कौन सी आस नहीं जगाई जा रही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब शपथ दिला रहे थे, क्या किसी ने सोचा था? एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर शपथ दिला रहे हैं और आने वाले वक्त में वही और सीएम ऐसा टकराएंगे कि उसके बाद सारे दायरे टूट जाएंगे। और इस दौर में तो 1000 से ज्यादा फाइलें मंगा ली गई, 400 फाइल में गड़बड़ियां पाई गई, 4 जांच की जा रही है। मसला इतना बार नहीं है, मसला है कि आप किसी भी जिम्मेदारी से खुद को मुक्त मान लेते हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं, तो फिर ऐसे में उलझन बढ़ेगी। ऐसे में कौन सा मंत्री कौन सी शपथ लेकर कौन सा बेहतर काम करेगा, ये सारे सवाल उलझते चले जाते हैं। और शायद इसीलिए दिल्ली में जिम्मेदारी किसी की नहीं, ये आज भी नजर आया और बार बार नजर आ रहा है। ये कौन सा शहर है? ये दिल्ली तो नहीं। शहर पानी पानी, लेकिन शहर की 3000 किलोमीटर सड़क की जिम्मेदारी किसी की नहीं। कागजों पर 1260 किलोमीटर चकमक लुटियंस की दिल्ली की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है और बाकी 28800 किलोमीटर की जिम्मेदारी एमसीडी, एनडीएमसी और कैंटोनमेंट की। दिल्ली की सियासत तो झोपड़ी और अनियमित कॉलोनियों पर ही आकर टिक जाएगी, यह भी किसने सोचा होगा। बिजली पानी के वादे तले ये बस्तियां गुलजार हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इतनी बदहाल कि 80 लाख की आबादी पानी में पानी हो जाए, कूड़ा बहकर सड़क को चपेट में ले ले, हर गली मोहल्ला जाम में बदल जाए। लेकिन हर चेहरा बेफिक्र, सियासत को फिक्र है 45% आबादी में सिमटे दिल्ली के झोपड़पट्टी और अनियमित कॉलोनियों के वोट बैंक को सहेजा कैसे जाए।
यानी दिल्ली असहज रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में मोदी सरकार का शहरी विकास मंत्रालय हो या केजरीवाल सरकार का शहरी विकास विभाग या फिर शहरी आश्रय सुधार विकास बोर्ड, कोई कहीं लकीर खींचने की स्थिति में नहीं कि जिम्मेदारी है किसकी, सहेजे को। कोई उलझा है कि बीते 1.5 बरस में केजरीवाल ने 300 से ज्यादा तबादले कर कैसे दिए। कोई उंगली उठा रहा है कैसे 21 विधायक लाभ के पद पर बैठे हैं। कहीं उंगली उठ रही है कैसे इंजीनियर को आईएएस पद पर बैठा दिया गया। कोई रोना रो रहा है हमारे पसंदीदा अधिकारी को हटाएंगे तो सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें बनेंगी कैसे, मोहल्ला क्लिनिक चलेंगे कैसे। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि दिल्ली की जिम्मेदारी उसकी है, खास तौर से तब जब दिल्ली फंस जाती है, दिल्ली उलझ जाती है, दिल्ली गड्ढे समान हो जाती है, दिल्ली पानी पानी हो जाती है। कोई नहीं जानता बागवान उजड़ रहा है या बन रहा है, कोई नहीं जानता। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की सल्तनत है या फिर दिल्ली को केजरीवाल दौलताबाद की तर्ज पर दिल्ली को सियासी बिसात पर ले जाने पर आमदा है, या फिर प्रधानमंत्री दिल्ली को लुटते फंसते देखकर खामोशी से प्यादे को आगे बढ़ा रहे हैं। 1000 से ज्यादा फाइल मंगाकर 400 फाइलों में गड़बड़ी पकड़कर देश के 3 महानुभाव अब जांच करेंगे। लेकिन ये कोई नहीं पकड़ पाएगा कि आखिर दिल्ली ठप क्यों पड़ती है, दिल्ली की रफ्तार धीमी क्यों पड़ती है, या फिर दिल्ली वाकई रफ्तार से कहीं आगे निकल चुकी है। दिल्ली सत्ता की ताकत का मंच है या फिर दिल्ली लूट का केंद्र है। 41,000 करोड़ के बजट पर बैठी दिल्ली की फिक्र क्या वाकई किसी को है? 41,000 करोड़ का दिल्ली का बजट, और सवाल यही है कि जो पार्टी सड़क से निकली हो वो पार्टी सड़क पर आकर स्थितियों को संभालती क्यों नहीं है? सिस्टम इजाजत नहीं देता है, क्योंकि वो कहीं एनडीएमसी के हाथ में, कहीं एमसीडी के हाथ में, कहीं कैंटोनमेंट एरिया के हाथ में, कहीं केंद्र सरकार के हिस्से में आता है। सवाल कई निकलेंगे, हर सवाल के साथ एक बड़ा सवाल, आपके सरोकार सत्ता में आते ही खत्म हो जाते हैं क्या? और अगर सरोकार रहते हैं तो फिर सिस्टम बीच में क्यों आता है? व्यवस्था बदलने के लिए ही तो हर कोई निकला था। तो फिर ऐसी तस्वीरें स्क्रीन पे हमें क्यों दिखानी पड़ती हैं, वह भी एक मंत्री की, जो कि 1-2 नहीं, तस्वीरें इतनी हैं कि 10 महिलाओं के साथ इस तरीके से तस्वीरें ली गई हैं। और ये तस्वीरें बाकायदा पेन ड्राइव के जरिए भेजी गई, हर चैनल के पास ये हो सकता है मौजूद हो, एलजी के पास भेजी गई, मुख्यमंत्री के पास भेजी गई। मुख्यमंत्री के पास पहुंची तो उसने आधे घंटे में निर्णय ले लिया। सवाल निर्णय लेने का नहीं है, सवाल है ये हालात अंदरूनी तौर पर बंद कमरों में कहां कहां किस किस रूप में हो रहे होंगे, कौन जानता है इन परिस्थितियों को। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि आपने एक आदर्श की लक्ष्मण रेखा खींची थी, और वो लक्ष्मण रेखा भी रामलीला मैदान से शपथ लेने के बाद खींची गई थी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और जाहिर है देश बड़ा भावुक है, भावनात्मक तौर पर बह भी जाता है, लेकिन इस देश की हकीकत यह भी है, राजनीतिक सत्ता के जरिए समाधान, और कौन व्यक्ति कैसा हो सकता है इसे कोई नहीं जान सकता। पीछे कोई व्यक्ति सही हो, आगे कैसा हो जाए, पीछे किस बैकग्राउंड से आया हो, आगे कैसी बैकग्राउंड में पहुंच जाए, इसे कोई नहीं जान सकता। फिलहाल उनका इस्तीफा प्राप्त हो गया है। अच्छा। और वो भेज दिया जाएगा। और लेकिन ये बताइए, नहीं ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि 15 दिनों पहले पार्टी में सीडी दी गई थी, अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, जो शिकायत करता है जिन्होंने सीडी पहुंचाई है, उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले दी गई थी। तो क्या जब जो चैनल पे एबीपी न्यूज पर जब सीडी आ गई है उसके बाद में कार्रवाई की गई? जी नहीं, आधा घंटे का मैंने आपको बताया कि जिस वक्त सीडी प्राप्त हुई है उसके आधा घंटे के अंदर अंदर जो प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण लोग पार्टी में हैं उन सब से विचार विमर्श के बाद सरकार ने निर्णय लिया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के कन्वीनर ने उन्हें पद से 15 दिनों पहले नहीं। आप तर्कों के आसरे देश नहीं चलता है और वादों के आसरे भी नहीं चलता है। आदर्श का जिक्र हो जाए इसके जरिए भी देश नहीं चलता है। देश में लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, और जुड़ते हुए कहीं ना कहीं एक ऐसी लकीर खींचनी पड़ती है जिसमें भरोसा कानून व्यवस्था को लेकर हो, संविधान को लेकर हो। 2 मुद्दे आज इस देश में निकल कर आए, दोनों मुद्दे ने
देश की सत्ता पलटी है। रॉबर्ट वड्रा के मुद्दे ने 2014 के लोकसभा चुनाव पर असर डाला तो सिंगूर के मुद्दे ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर सीधा असर डाला। 2014 में देश की सत्ता पलट गई, 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता पलट गई। 2014 में बीजेपी सत्ता में लौट आई जो रॉबर्ट वड्रा को निशाने पर लिए हुए थी, और 2011 में ममता सत्ता में आ गई जो वामपंथियों के खिलाफ सिंगूर से आंदोलन शुरू कर नंदीग्राम और उसके बाद लालगढ़ होते हुए आंदोलन को इतना तीखा बनाया कि सत्ता उसके कब्जे में आ गई। तो हरियाणा में जिस 63 एकड़ जमीन को कांग्रेसी सत्ता से मिली भगत कर रॉबर्ट वड्रा पर हड़पने का आरोप लगा, उसमें लैंड यूज बदलने का आरोप भी लगा। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने टाटा को लाभ पहुंचाकर किसानों को बेदखल करने का आरोप पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार पर लगाया। और स्थितियां या हालात को समझिए, वामपंथी हाशिए पर चले गए और कांग्रेस केंद्र ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी सत्ता से दूर हो गई। यानी किसानों की जमीन पर कब्जे के ये मामले इसीलिए तेजी से जांच और फैसले की दिशा में बढ़ पाए क्योंकि ये राजनीतिक बिसात पर सत्ता बदलने की भूमिका निभाने वाले बने। तो इन दोनों रिपोर्ट को दिखाने से पहले जरा देश के इस सच को भी समझ लें कि आजादी के बाद से इस देश में 20 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन हड़पी जा चुकी है। 9 राज्यों के 105 राजनेताओं के नाम बहुत साफ तौर पर उभरते हैं जिन्होंने खेती की जमीन हड़पी। महाराष्ट्र कर्नाटक में खेती की जमीन सबसे ज्यादा हड़पी गई और कमोवेश हर जमीन को हड़पने में राजनीतिक सत्ता की भागीदारी बाखूबी रही, जिसमें लैंड यूज बदलने के साथ साथ विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल भी हर राजनेता ने जोड़ दिया। और फिर किसान खेती की जमीन से बेदखल हो गया और उसके सामने त्रासदी आ गई। यही वो सारे सवाल हैं जो हर दिशा में आते और बार बार चौंकाते नहीं बल्कि त्रासदी के साथ टीस दे जाते हैं कि आखिर इस देश में विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, हर स्तर पे इस तरीके की स्थिति क्यों आ रही है। हम लगातार आपको बतला दें कि ये ब्रेक के बाद लौटेंगे, उसके बाद जिक्र ये कहां आ गए आम, जिक्र इसी का होगा। आप किन स्थितियों में फंसी है, कौन से सपने मरे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे।